और चौकमैन लगातार सनगुन पे अटैक कर रहा होता है, जिसे सनगुन अपने हवंडा से रोक रहा होता है। तभी चौकमैन अपने टेजर का यूज करते हुए सनगुन पे एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन सनगुन इससे भी बच जाता है। चौकमैन कहता, तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों? सनगुन कहता, मास्टर सुमन, मैंने सच में आपके डिसाइपल को नहीं मारा। मेरे ऊपर उसकी हत्या का आरोप लगाने का आपके पास क्या सबूत है? चौकमैन दोबारा अटैक करते हुए कहता, सो की मौत हो गई और तुम अभी भी जिंदा हो, यही सबूत है। ना सिर्फ मेरा डिसाइपल बल्कि स्वॉर्ड आइलैंड स्पीड पे मौजूद हर एक खूनी संघर्ष में मारा गया। तुम ही सिर्फ अकेले जिंदा हो। और ये काम उसी डाउस का होता है जिसका इल्जाम हमारे सनगुन पे लगता है। सनगुन में हैरानी से मन में कहता, क्या स्वॉर्ड स्पीड आइलैंड पे सभी लोग मर गए? क्या ये वही शख्स था जो मेरा पीछा कर रहा था? उसने ही ऐसा किया? अगर ऐसा है तो मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। और कहता, मास्टर सुमन, ये हमारे लिए इस तरह लड़ने का आपस में समय नहीं है, प्लीज बात सुनिए। लेकिन मास्टर सुमन अटैक करने के लिए तैयार है तो कहता, चुप रहो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और अपनी ओरिजिनल इमोर्टल लो मास्टर में महारत हासिल कर लूंगा। और सनगुन को चारों ओर से घेरना शुरू कर देती है। फिर हमने तो बेल सनगुन को चारों ओर से लपेटना शुरू कर देता है। हवारन कहते, ग्रेट टाइगर, मुझे लगता है कि उन पेड़ के हर एक तने में डिवाइन ट्री जितनी पावर है, अगर आप इसमें फंस गए तो। सनगुन कहता, डैम इट, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। और वो भी अटैक बनाते हुए कहता, क्या वो बुरा सक्सेस में इसे जारी रखना चाहता है? हवारन कहती है, मास्टर, ये मुसीबत आपने खुद मोल ली है, इसलिए आप खुद को बचाने की कोशिश कीजिए। सनगुन भी अपने ठंडर से अटैक करता है, जिसे सुमन देखते ही रह जाता है और वो ठंडर लता को चीरते हुए बाहर आता है। और उस अटैक के शॉक वेव से वो रेत भी उड़ना शुरू कर देते हैं। सुमन अपने घुटने में वाटर खांसना शुरू कर देता है। सनगुन आते हुए कहता, क्या आप अब थोड़ा शांत हो गए हैं? हालांकि मैंने अपनी पावर को कंट्रोल में रखा था, लेकिन पॉइजन की एनर्जी के कारण तुम्हारे लिए कुछ समय तक हिलना डुलना मुश्किल रहेगा। मास्टर सुमन कांपते हुए कहता, तुम कमीना, मुझे तुमसे इतनी भयानक टेक्निक में महारत हासिल करने की उम्मीद नहीं थी। काश मेरे पास मेरा वेपन और इमोर्टल लॉ की महारत होती तो नतीजा जरूर अलग होता। ठीक है, मैं हार गया, मुझे मार डालो। सनगुन उसे देखते हुए अपने मन में कहता, वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं पता कि उसके बॉडी के अंदर एक बुरा और सटाया हुआ शख्स है? क्या मुझे सच में उसे मार देना चाहिए? सनगुन उससे कहता, मुझे तुमसे बहुत ही कुछ कहना और पूछना है, लेकिन ये फालतू की बातों के लिए सही समय नहीं है। चेकमुन कहता, क्या तुमने अभी क्या कहा? चेकमुन कहता, मेरा अपमान करने की हिम्मत मत करो, मैं सम्मान चाहता हूँ, बस मुझे मार डालो। सनगुन कहता, आप गलत समझ रहे हैं मास्टर, मैं सबसे पहले स्वॉर्ड स्पीड आइलैंड से निकला था और डाउसूट ट्रेनिंग के लिए वहीं पर रुका था। और मेरे बताने के बावजूद भी अगर आपको शक है तो आप सीधे जेंग चुएन से पूछ सकते हैं। चेकमुन कहता, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो है ना? सनगुन कहता, नहीं, मैं नहीं हूँ। चेकमुन अपने वेपन को पकड़ते हुए कहता, ठीक है, मैं फिलहाल तुम पे भरोसा करूंगा। हालांकि भले ही तुमने उन्हें नहीं मारा हो, ये सब एक महज गलत फहमी हो, लेकिन ये सच है कि तुम 10 कैलामिटी डीमन किंग में से एक हो। तुम ऐसी हालात में हो जहाँ तुम डाउ संसार के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने वाले डाउस मोंग के दुश्मन बन सकते हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे साथ दोस्ती बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है। सनगुन कहता, मास्टर। चेकमुन कहता, आज मैं तुमसे हार गया, मुझे पता था कि तुम एक दिन ग्रेट शख्स बनोगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम अभी मुझे पीछे छोड़ दोगे। मैं अपनी हार को मानता हूँ और अब चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। हालांकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आज की तरह पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अब हमारे पास दुश्मन की तरह मिलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। और वो वहाँ से जाने लगता है। सनगुन बस उसे देखता रहता है और हाथी भरते हुए कहता है, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो सच में हैरान करने वाला है। अगर ऐसा होना तय है तो मुझे निश्चित रूप से मौका मिलेगा, तभी वो हैरान रह जाता है। हैरान कहता, ये क्या, वो तो वापस आ रहा है, क्या उसके पास अभी भी कुछ कहने को बचा है? हम देखते उसके पीछे मच्छरों का झुंड होता है, जिससे वो चीखते हुए भाग रही होती है। सनगुन भी कहता, उस बुढ़े शख्स को क्या हुआ? वो अपने साथ क्या क्या चीज ला रहा है? हवारन कहती है, वो इंसेक्ट है, आप इस हालात में उसे संभाल नहीं पाएंगे। नून भागते हुए कहता, डैम इट, प्लीज मेरे पास मत आओ। लेकिन चेकमुन कह रहा था, हे कमीने, मुझे बचाओ। सनगुन कहता, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे संबंध तोड़ना चाहते हो? अभी अभी तुमने मेरे साथ इतना बेकार व्यवहार किया, तो फिर मेरे पास वापस क्यों आ रहे हो? चेकमुन कहता, क्या तुमने पुराने दोस्ती के बारे में नहीं सुना? और इस हालात में मैं और किससे मदद मांग सकता हूँ? सनगुन कहता, डैम इट, ये मनुष्य रिश्ता। अभी हम थर्ड लेयर का सीन देखते जहाँ पे होरी का आँख खुलता है। आसपास देखते हुए कहती, कहाँ पे हूँ मैं? मुझे यकीन है कि रेगिस्तान में उन कमीने मच्छर ने मेरा पीछा किया था। और फिर टेन कहता, अपने प्यार आता, अगर तुम जाग रहे हो तो मुझसे दूर रहो 9 डीमन। इस होरी चीखते हुए पीछे को हो जाती है। हम देखते 10 डीमन का हालात काफी खराब लग रही होती है, जिससे होरी भी हैरान हो जाती है। कहती, 10 डीमन तुम? 10 डीमन कहता, मैं बदकिस्मत हूँ। होरी कहती, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे बचाने की कोशिश में ऐसा हो गए? 10 डीमन कहता, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं बदकिस्मत था। होरी कहती, क्या ऐसा है तो फिर अभी मर जाओ, क्योंकि हम काफी समय से एक दूसरे करीब रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे होम टाउन में दफनाऊंगा। 10 डीमन कहता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ इसी वजह से मर जाऊंगा? मैं 10 कैलामिटी में से 10 डीमन किंग हूँ, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। मैं इस मामूली चोट से नहीं मर रहा हूँ, बात बस इतनी सी कि मैंने अपने लाइफ स्पैन को पूरी कर ली है। और वो खांसना शुरू कर देता है। और कहती है, आपका तुम्हारे लिए इस बॉडी से फ्री होने का समय आ गया है। अगर आपको नई बॉडी चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आपको नई बॉडी चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। 10 डीमन कहता, नहीं, ये बेकार है। और उस फ्लेम से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। ना तो मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल सकता और ना ही मेरे पास अपनी बॉडी का ठीक करने की पावर है। जैसे कि तुमने कहा था, वो कमीना शायद इंसान नहीं था। और 10 डीमन कहता है, मेरे पास कम से कम इतना पावर बचा है कि मैं पुनर्जन्म ले सकूं, इसलिए मैं हेवन के बंधनों में वापस जाऊंगा। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा अंत
अंत एक सम्मानजनक वॉर में होगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। लास्ट में ये वो अंत नहीं था जो मैं चाहता था। हालांकि दूसरे के लिए खुद को कुर्बान कर देना उतना बुरा नहीं है। जाने से पहले प्लीज मेरी एक विनती सुन लीजिए। थोड़ी बेबस लग रही होती है, कहती है कितना बेशर्म हो। ठीक है बताओ। डेमन कहता है अगर तुम्हारे पास समय हो और अगर आपको मौका मिला तो जिस कमीने ने मुझे इन सब से गुजरने पर मजबूर किया उसे एक बार मेरी तरफ से पीट दो। और अपने पंच बनाते हुए आगे करते होड़ी भी अपनी पंच को उससे टकराती कहती हाँ बिल्कुल, अगर तुमने मुझसे ऐसा करने के लिए ना कहा होता फिर भी मैं ऐसा ही करती। और डेमन का हाथ नीचे को गिरने लगता है, शायद वो मर जाता है। फिर काफी उदास लग रही होती है। फिर कहती तुम जानते हो मैं कौन हूँ, जिसका पीछा रेड थंडर वुल्फ करती है। रेड सी पे राज करने वाला घोंसले बीस्ट का लीडर मैं हूँ नाइन्थ डीमन। एक बार जब मुझे मेरी याददाश्त मिल जाएगी तो कोई भी मेरा पंच का सामना नहीं कर पाएगा। आसमान और समुद्र फट जाएंगे और धरती उलट पुलट हो जाएगी। मेरी यादें, काश मुझे अपनी यादें वापस मिल जाती, इसलिए तुम्हारे आत्मा को शांति मिले। और दूसरी तरफ देखते हैं सनमून और चेकमून अभी भी उन मच्छरों से बचते हुए भाग रही होती हैं। चेकमून कहता मैं उन कीड़ों को खुद से दूर नहीं रख सकता। सनमून कहता हाँ किसकी बदौलत। चेकमून कहता डैम इट, इस बड़ी सी जगह में छिपने का भी कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही, तुम मुश्किल को पार करने के लिए अपनी टेक्निक का यूज करो। सनमून कहता माफ करना तुम्हारा क्या मतलब है। चेकमून कहता जब मैंने तुम पे पहली बार अपने तने वाले टेक्निक का यूज किया था तो मुझे इस रेत के बीच बीच एक बड़ा सा खाली सा जगह का एहसास हुआ। सनमून कहता मैं तो अभी खुद भागने में इतना बिजी हूँ तो मैं कैसे। चेकमून चीखते हुए कहता अभी करो, क्या तुम सारा दिन भागती रहोगे तो लास्ट में मारे ही जाओगे। रेत के नीचे जगह है, मैं इस पे अपना हाथ दांव पे लगा सकता हूँ। सनमून कहता मुझे मिल गया, मुझे तुम्हारी कलाई की जरूरत किस लिए होगी। मन में कहता डैम इट, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है और तुम गलत हुए तो तुम्हें सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। और सनमून रेत पे जबरदस्त अटैक करता है जिससे वहाँ का रेत हटना शुरू हो जाता है। चेकमून नीचे को देखता है तो हम देखते हैं तीसरे लेयर दिखना शुरू हो जाता है। सनमून उसे देखते हुए कहता पेड़ की लताएं जाते हुए कहता चलो चले। सारे मच्छर भी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग तीसरे एयर में एंटर होते हैं तो वो मच्छर भी तीसरे लेयर में एंटर होने लगते हैं। उन पीछे को देखते हुए कहता अब सनमून अपने एक हाथ में ब्लू फ्लेम तो एक हाथ में थंडर यूज करते हुए कहता मुझे पता है। मन में कहता अब जब वो सब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं अपनी ज्यादातर पावर का यूज करूंगा ताकि वो अपने पाथ का भी यूज करने लगता है जिसे फेयर बैटल रैली का नाम दिया गया है। अभी सनमून ब्लू फ्लेम और थंडर दोनों से एक साथ अटैक कर देता है जो जाके उन सभी मच्छर को रखता है। चेकमून हंसते हुए कहता जैसा की उम्मीद था, मैं सच में इस शख्स को एक्नॉलेज करता हूँ, इससे उन कमीनों को चूर चूर हो जाएगा। हवारन कहती है ये बेकार है। वो दोनों भी ये देख के हैरान रह जाते हैं और हवारन कहती है भले वो इंसेक्ट हो फिर भी वो डिवाइन इंसेक्ट है। दुनिया और हेवन के बीच के सीमा को पार करना कभी आसान नहीं होता। चेकमून हैरानी से कहता ये अब क्या है, ये अब तक सही सलामत कैसे हो सकते हैं। सनमून कहता मास्टर आपको भी कुछ करना होगा। चेकमून कहता मैंने कोशिश की लेकिन मेरा किसी भी हमले का उन पे असर नहीं हुआ। काश थ्री जेट फ्लावर पूरी तरह से तैयार हो गया होता तो हमें कुछ समय मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तब वो सनमून के कॉलर को पकड़ लेता और कहता कमीने। इसे सनमून को समझ में नहीं आता। चेकमून कहता मुझे मेरा वेपन वापस दो। सनमून कहता क्या वेपन। चेकमून कहता हाँ मैं अपनी ओरिजिनल इमोर्टल लॉ मास्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। सनमून मन में कहता हाँ जब मैं उस घाटी में गया था और मास्टर सू की असली बॉडी को हराया था तब मुझे वहाँ से ट्रेजर मिले थे। सनमून कहता मुझे लगा कि आपने कुछ जरूरी कहा। मतलब क्या इस तरह की हालात में ये आपके लिए इतना जरूरी है। चेकमून कहता मेरा मतलब वो नहीं था कमीने, मेरे पास आइडिया है। सनमून कहता आइडिया। चेकमून कहता हाँ इसे मुझे अभी दो। सनमून बाहर निकालते हुए कहता ये रहा। इसे मास्टर चेकमून खुश हो जाता, कहता मेरा वेपन बहुत ही अच्छा। और वो एक साथ 3 वेपन को यूज करने लगता है। कहता असल में सोवरिंग वेपन के समय के साथ रिजेट फ्लावर के अंदर धीरे धीरे टेम्परेट किया जाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं इसमें अपनी पूरी पावर झोंक दूं तो मुझे लगता है कि ये काम करेगा, मेरे लिए थोड़ा समय खरीदो। सनमून कहता क्या। और वो जैन मेडिटेशन में चला जाता है। सनमून भड़कते हुए कहता ये शख्स। मच्छर भी उनकी तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी सनमून अपने हवाडा को निकालते हुए उन पे अटैक कर देता है। इस अटैक से वो मच्छर गिरना शुरू हो जाता है लेकिन फिर उठ खड़ा होता है। सनमून कहता इससे मेरे इज्जत को ठेस पहुंची है। हो सकता है कि मैं जल्दबाजी में होने के कारण अपनी पूरी ताकत से उन पे हमला ना कर पाऊं, लेकिन मैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बिना कैसे रह सका। तभी टमावा घुर्राने लगता है। सनमून कहता बाहर मत आओ टमावा। मन में कहता मेरा ओपोनेंट डिवाइन इंसेक्ट है, टमावा चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। तभी सनमून उन्हें देख कर हाफी भरता है और कहता है क्योंकि 9 रिंग ब्लेड से उन पर एक एक करके हमला करना संभव है, इसलिए जैसा को तैसा मैं अपनी स्ट्रेटेजी से उन्हें संख्या में पछाड़ दूंगा। और अपने अल्टीमेट सॉर्ड ऑफ द 10,000 का यूज करता है। और दूसरी तरफ उसी दास को देखते हैं जो कहता है मैं अल्टीमेट सॉर्ड ऑफ द 10,000 की एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। आखिरकार मैंने ढूंढ लिया वो आखिरी वाले को। उसके इमोर्टल लेडी को देखते हैं और उसके डिसाइपल कहती है ये तो अमेजिंग है। मैं ये देखकर हैरान हुई कि रेगिस्तान के नीचे इतनी बड़ी जगह फिर भी ये जगह अजीब रूप से शांत है। इतने घने पेड़ होने के बावजूद यहाँ कोई कीड़ा मकोड़े क्यों नहीं है। इमोर्टल लेडी कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था, ऊपर मरे हुए लोगों के लाइफ फोर्स यहाँ नीचे आ जाते हैं, इसी वजह से ये जगह इतनी घनी और एनर्जी से भरी हुई है। डिसाइपल कहती है आपका क्या मतलब है। रेड सैंड के कणों को करीब से देखा है। डिसाइपल कहते हैं हाँ ये नॉर्मल रेड के कणों जैसे ही दिखते हैं। इमोर्टल लेडी कहती है सब कुछ ध्यान से देखने से ही शुरू होता है। क्या ये सच में नॉर्मल रेड के कण है? ये सब हड्डियां है। लंबे समय के बाद उन हड्डियों को हवा ने उड़ाकर इकट्ठा कर दिया और वो मिलकर एक बड़े से रेगिस्तान बन गए। और फिर तुम कहते हो कि
तुमने उन्हें ध्यान से देखा, इसलिए तुम अभी तक अर्थ मास्टर लेवल में एक कदम भी नहीं रख पाए हो। तो चलो चले। डिसाइबल कहती है हाँ। चाओ भड़कते हुए कहती तुम किस बात पे समय बर्बाद कर रहे हो, मेरे साथ अभी आओ। चाओ उस डिसाइपल को देख रही थी, वो डिसाइपल वहाँ से आगे को बढ़ने लगती है। चाओ भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो पलट को पीछे को देखती है, मन में कहती है ये क्या, वो अचानक क्यों रुक गए। वहाँ पे एक फ्लावर होता है जिससे कहता है ये तो एक फ्लावर है जो ड्रैगन माउथ जैसा दिखता है, ये है 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश हब। और हम दूसरी ओर देखते फोर्थ डीमन कहती है ये जगह भी बिल्कुल बेकार है। थर्ड डीमन कहता फिर भी क्या हमने इमोर्टल की कई सारी चीजों को हासिल नहीं की थी, अगला जगह वो है। और बताया जाता थर्ड और फोर्थ डीमन 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश हब की तलाश लगन से कर रहे हैं, और वो तीनों 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश हब के पास होते हैं। तो मन में कहती तो ये है 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश हब। डिसाइपल कहती जैसा कि एशियन ग्रंथों में लिखा इसका रूप बहुत ही मिस्टीरियस है, सबसे बढ़कर इसमें से ऐसी ऑरा निकलती है जिसके पास जाना भी आसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि यही 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश हब है, मैं जाकर इसे लाऊंगी। तब वो कहती रुको। इमोर्टल लेडी कहती जैसे कि उम्मीद थी ये 9 जिंदगी है। डिसाइपल कहती इसलिए क्या हम इसे नहीं ले सकते हैं। इमोर्टल लेडी कहती 9 एक डिवाइन संख्या है, लेकिन साथ ही ये सबसे अस्थिर संख्या भी है क्योंकि ये पूर्ण संख्या के बहुत ही करीब है। हमें नहीं पता कि अगर हम 10 जिंदगी वाली जड़ी बूटी ले ले तो हमारे साथ क्या होगा, और संभव है कि इसे लेने पर हमारी जान भी चली जाए। इससे वो डिसाइपल चिढ़ जाती है। इमोर्टल लेडी कहती है ये उतना अफसोस की बात नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं 10 जिंदगी गोल्डन फिश की जड़ी बूटी महसूस कर सकती हूँ, चलो वहाँ चलते हैं। हमारी शुरुआत काफी अच्छी रही है, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे मुझे यकीन है कि हमें 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश के लिए एकदम सही जड़ी बूटी मिल जाएगी। वो डिसाइपल खुश होते हुए कहती है हाँ, और उसके साथ चलने लगती है। चाहे वहीं पर रुक जाती है, पलट के वो 9 जिंदगी वाली गोल्डन फिश को देखती है और कहती है 9 जिंदगी और 9 कलिया। सिर्फ 9 जिंदगी वाली जड़ी बूटी इतनी जबरदस्त एनर्जी छोड़ रही है तो सोचो 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश कितनी पावरफुल होगी। अगर मैं इस पावर को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लूँ तो मुझे कुछ ग्रेट हासिल करने का मौका मिलेगा। तब तक वो भी वहाँ से जाने लगती है। अभी वहाँ पे होरी आते हुए कहती मैं इतनी दूर तक चल चुकी हूँ लेकिन मुझे पेड़ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा। आखिर 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश जड़ी बूटी कहाँ है। वो भी 10 जिंदगी वाली हब के पास पहुँच जाती है दूसरी तरफ, और वो डिवाइन मच्छर पे अभी भी सनगुन अपने शॉट से अटैक कर रहा होता है। सनगुन चिढ़ते हुए कहता दूरी कम होती जा रही है। चेकमिन से कहता क्या तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मेरे लिए अब और टिके रहना मुश्किल होगा। चेकमिन अपने 3 फ्लावर अटैक को तैयार कर लेता है, तो बस थोड़ा सा और। सनगुन कहता ये एनर्जी क्या है, मुझे एक गर्म और कोमल सा एहसास हो रही है, फिर भी ये पावरफुल एनर्जी। चेकमिन मन में कहता ये अभी भी काफी नहीं है, जैसा कि उम्मीद था सिर्फ अपने ब्लड का इस्तेमाल करके मैंने जो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ उसमें एक लिमिट है। तभी फेदर आते हुए कहता बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी ताकत भले पतले धागे जैसे हो फिर भी तुमने लॉ का एक सुराग हासिल कर लिया। सनगुन हैरान से कहता क्या लॉ। चेकमिन उसे देखते हुए कहता ये कौन है, ये इंसान नहीं है। फेदर कहता बच्चे इस टेक्निक का नाम क्या है। चेकमिन कहता तेजी से नए पतझड़ को अपनाते हुए। फेदर कहता एटम को जल्द समझ लेना, ये तो सच में बहुत ही अच्छा नाम है, हालांकि अभी भी ये पावर बहुत ही कमजोर है इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूंगा। उसकी पावर देखकर चेकमिन भी हैरान रह जाता है। वहाँ से जबरदस्त लाइट निकलने लगता है और उस लाइट से जैसे डिवाइन मच्छर टकराता है वो मरना शुरू हो जाता है और वो लाइट पूरे आसपास के एरिया में फैल जाता है, सभी डिवाइन मच्छर का छुटकारा कर देता है। सनगुन मन में कहता वो डिवाइन इंसेक्ट उनका एक में निशान बाकी बिना बचे ही वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे इमोर्टल वॉल उन्हें खत्म करने में फैल रही, लेकिन ब्लू फ्लेम तो एक डिवाइन बीस्ट की फ्लेम से उत्पन्न हुई थी। मैं इससे पहले कभी भी ऐसे बींग से नहीं मिला जो मेरे फ्लेम का सामना कर सके। फेडर कहता मैं तुम्हारे चेहरे पे देख सकता हूँ कि तुम्हें उम्मीद नहीं था कि तुम उनके सामने इतना हेल्पलेस हो जाओगे। सनगुन कहता हाँ मैं सच में हैरान हूँ। सेवी वर्ग के तुमने अभी क्या किया, तुमने पहले लॉ के बारे में कुछ कहा था, उस बच्चे ने जो स्पिरिचुअल पावर छोड़ी उसमें खींचने और धक्का देने वाले नियम शामिल थे, मैंने सिर्फ इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस शख्स ने इस टेक्निक को बनाया होगा वो या तो बेमिसाल रहा होगा या फिर कोई ऐसा पुनर्जन्म इंसान होगा जिसने हेवन इमोर्टल टेक्निक का यूज किया हो। सनगुन कहता क्या ये पावर इतना ग्रेट है। फेडर कहता अपर रेल में इसे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं माना जा सकता, लेकिन लोअर रेल में इस तरह की टेक्निक को यूज करने वाले कल्टीवेटर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सनगुन कहता तो क्या मैं इसी लॉ का यूज कर सकता हूँ, अगर मैं मून आर्न का यूज करूँ तो। फेडर कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते। है वो बच्चा स्पेशल मेथड के जरिए अपने बॉडी की बनावट और क्षमता को बदल रही है, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी ऐसा कर सकी। लेकिन अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गंभीर अंदरूनी चोट लगेगी या फिर तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर तुम्हारी स्पीड सड़क कर खत्म हो जाएगी। सनगुन इससे खामोश होता है। फेदर कहता है महान पावर हमेशा एक कीमत के साथ आती है, इसलिए थोड़े समय के लिए मिली अपार पावर के नशे में मत बह जाना। तुम्हें ऐसा शख्स बनना चाहिए जो पावर को कंट्रोल करे, ना कि ऐसा शख्स जो खो दे, जो पावर के द्वारा कंट्रोल और निगल लिया जाए। तुम अच्छा कर रहे हो और तुम
सच में बहुत ही शानदार हो, तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए। फिर भी वो उसके सामान में हाथ डाल देता है जिसे सनगुन कहता है वो मन में कहता हालांकि वो असल में एक बुरा हुआ है, लेकिन उसका अभी का बॉडी एक लेडी का है। फेदर कहता मैंने तुमसे कहा था ये होना ही था, है ना? अब मेरा तुम्हारे साथ जुड़ाव होना तय हो चुका, इससे बचा नहीं जा सकता। बुक को निकालते हुए कहता ऐसे ही, वो बुक जलने लगता है और फेदर बनने लगता है, जिसे सनगुन कहता बिल्कुल भी नहीं। फेदर कहता है बिल्कुल सही कहता हुआ, फेदर मेरी असली बॉडी का एक टुकड़ा है। और वो उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है जिससे उसकी बॉडी ग्लो करने लगता है। वहाँ से जबरदस्त फ्लेम निकलने लगता है जिसे सनगुन भी खुद को कवर करने लगता है। कहता ट्रांसजेंडेंस, ये तो किसी भी चीज से ज्यादा सुंदर है, ये एक गॉड है। होरी उसे देखते हुए कहते हैं वो तो मुझे इस बारे में यकीन है, ये 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश हब है। और वो जंप करते हुए आगे को बढ़ती है, उसके पास पहुंच जाती है। जैसे छूने के लिए अपने हाथों को बढ़ाती है, उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। तभी उस हब से टेंटिकल निकलता है जो जाके होरी को पकड़ लेता है। अरे ये क्या डैमिट, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मैं इससे खुद को आजाद क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन वो हब उसे अपने अंदर खींचने लगता है। हम तो फ्लावर काफी बड़ा नजर आने लगता है और होरी उसके अंदर गिरने लगती है। जैसे होरी उस फ्लावर के अंदर जाती है, उसके आखिरी कली भी खिलना शुरू हो जाता है और वहाँ पे अंधेरा सा हो जाता है। दूसरी तरफ देखते इमोर्टल सभी को खत्म कर चुका था। कहता कितनी अजीब बात है, इस जगह पे मेरे अलावा और कोई इमोर्टल नहीं होना चाहिए। मुझे एक ऐसे इमोर्टल कल्टिवेटर की कमजोर एनर्जी महसूस हो रही है जो आपसे अनकहे समझौतों की परवाह नहीं करती। पहली बार है कि मैं यहाँ पे रहते हुए दसों हजारों साल में मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। और वो युवोन को भी धड़ अलग कर चुका होता है। इमोर्टल कहता है इसका मतलब है कि ये चीज भी सहयोग से इस जगह पे आई है ना? और बुक को हाथ में लेता और कहता मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें ये कैसे मिला? तभी युवोन का बॉडी रिएक्ट करने लगता और कहता 1 मिनट रुको, मुझे अभी अपने सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अपने धड़ को हाथ में उठाते हुए कहता वो तो हमारे समूह की एक ग्रीम वॉर है। इमोर्टल कहता मुझे लगता है कि तुम एक तुच्छ साधु हो जिसे कुछ भी नहीं पता। और उसमें फिल्म लग जाता है। कहता वैसे भी इस चीज का असली वैल्यू जानने का कोई तरीका नहीं है। हम देखते वो भी एक फेडर होता है और वो कहता डिवाइन बीस्ट फायर, ये तो सिर्फ एक फेडर का छोटा सा टुकड़ा है, फिर भी इसमें इतनी पावरफुल इननेट फर्टिलिटी है। जैसा कि उम्मीद था डिवाइन भी सच में अलग होते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ऐसा अवसर मिला है जो इतने समय से इस जगह पे फंसा हुआ सिर्फ गंदे काम ही करता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए जाऊँ और तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। मुझे बस इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारे जैसे एक तुच्छ कठपुतली जो मेरे मारने पे भी नहीं मरेगा मेरे दायरे में मौजूद है। युवन कहता ये हम्बल मोंक आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। आपको मेरी वजह से इतनी कीमती चीज मिली है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। इमोर्टल सुनना होता है। युवन कहता है ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद डेविल को फॉलो करने और उस पर यकीन करने से कोलोसियम वर्ल्ड तक पहुंचा जा सकता है। तो इस ढहती हुई दुनिया में भटक चुकी सोल को वापस ले जाने के लिए इस बात से इमोर्टल जोरों जोरों से हंसने लगता है और कहता है क्या डेविल पे यकीन करने मात्र से तुम इस ढहती हुई दुनिया में जा सकते हो? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मौत के जरिए मोक्ष प्राप्त कर सकोगे? ये तो बहुत ही आसान लगता है। युवन उसे देखते हुए क्या ये गलत है? इमोर्टल कहता मुझे नहीं पता, मैं इस कोलैप्सिंग वर्ल्ड में उन कमीनों का परवाह क्यों करूं जो हमसे बिल्कुल ही अलग है। लेकिन कौन जानता है वो वही लोग हैं जो हमेशा हेवन के नियमों को उलटने का सपना देखते हैं। इसलिए हो सकता है कि वो जिंदगी और मौत के चक्र में हस्तक्षेप करके इसे मरे हुए शख्स को फिर से जिंदा कर दे। ये वो नहीं सब सुनना होता। दूसरी तरफ हम फेडर का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा सनमुन उसे देखता रहता है और मन में कहता है उसे सिर्फ एक फेडर का टुकड़ा मिला, लेकिन अब वो पहले से बिल्कुल ही अलग है। अगर वो सारे टुकड़े को जोड़कर एक बन जाए तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कैसा होगा। उसे देखते हुए कहता अपर रेल्म का इमोर्टल। सनमुन कहता वो जाग गई है। सनमुन मन में कहता खैर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मास्टर सुमैन के पास उन टुकड़ों में से एक होगा। फेडर जागता और कहता इसकी मदद से मैं अपनी पावर का थोड़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ। सनमुन उसे ग्रीट करते हुए कहता अपर लोग के इमोर्टल प्लीज इस तुच्छ मोंक की रेटिंग को एक्सेप्ट करे। सनमुन उसे देखते हुए कहता ये तो ओवर एक्टिंग है। फेडर कहता तुम्हारे मैनर्स अच्छे हैं, इसी से बिल्कुल अलग। सनमुन कहता उसने मेरे तरफ देखते हुए ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या किया? कहता फिर भी उसकी बॉडल तुम्हें एक टुकड़ा तो मिल गया है ना? फेडर कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी इतनी जल्दी इसके मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे कुछ एहसास होता। दूसरी ओर मुड़ते हुए कहता तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए, जिस व्हाइट ब्लड घोंसले बीस्ट को तुम ढूंढ नहीं हो वो खतरे में है। दूसरी तरफ इमोर्टल लेडी कहती है मैंने ढूंढ लिया 10 फूलों की कलियां 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश है। डिसेबल अपने शॉट को निकालती है और आगे बढ़ते हुए कहती है मैं इसे काट दूंगी। मन में कहती है मुझे लगता है कि अगर मेरे पास 1-2 पंखुड़ियां होती तो ठीक रहता। अभी इमोर्टल कहती है रुको अपने नीचे देखो। तो अपने नीचे देखते हुए नीचे से एक अटैक आ रहा होता है। अभी इमोर्टल लेडी उसे पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लेती है और कहती है तुम कितना एरोगेंट हो, क्या तुम 10 जिंदगी वाली गोल्डन फिश सबके नशे में इतनी चूर हो गए हो कि तुम्हें अपने आसपास की चीजें दिखाई नहीं दे रही है? डिसेबल कहती है माफ कर दो आपने मुझे बचा लिया। इमोर्टल कहती है अभी नहीं, क्योंकि काफी सारे टेंटिकल नीचे से निकलने लगते हैं। जो डिसेबल का ध्यान भी उस पे जाता है। पानी में हलचल होने लगता है, पानी से एक और फ्लावर बाहर की ओर आने लगता है। डिसेबल भी कहते एक और फ्लावर। अभी हम उस फ्लावर को देखते जो खुलना शुरू हो जाता है। इमोर्टल कहती कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो ये वजह है कि ऐसी चीज इस जगह पे कब्जा कर रखा है। सभी लोग मौत के लिए खुद को तैयार कर लो, ये इमोर्टल फ्लावर है। चौमन में कहते क्या ये इमोर्टल फ्लावर है? इमोर्टल फ्लावर
फ्लावर वो अपर रेल्म की एक इमोर्टल बीइंग है। इमोर्टल लेडी मन में कहते डैम इट, वो चीजें जो मेरे लंबे समय से संजोए सपने को सच कर सकती है मेरे ठीक सामने है। मुझे इसका एहसास हो रहा है ये पूरी तरह से इमोर्टल फ्लावर का एरिया बन गई है। साथ ही मैं इसकी मदर इंटेंस को भाप सकती हूँ और वो चाव के ऊपर से उसका रेजिस्ट्रेक्शन हटा देती है। और कहती मैंने तुम्हारे सेल को तोड़ दिया ताकि तुम अपने पावर का अच्छे से यूज कर सको। मैं तुम्हें बचाती हूँ, उससे लड़ नहीं सकती। उसको शॉट देते हुए कहते इसलिए अपने आप को बचाओ। चाव कहती अगर मैं तुम्हारे पीठ पे छोड़ा घोप दूं तो क्या होगा। इमोर्टल लेडी कहती तो फिर हम सब उस इमोर्टल फूल के हाथों मारे जाएंगे। मैं लगभग 3000 साल तक जिंदा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या जिसने अभी अभी जीने का इच्छा हासिल करना शुरू किया है। फिर हम इमोर्टल लेडी को देखते हैं जो उनके बातों को सुन होती है, फिर उन पे अटैक कर देती है, जिससे इमोर्टल कहती वो आ रही है तो अपने सारे टेंटिकल से उन पे अटैक कर देती है और वो सब उनसे बचने लगता है। कहता है तुम्हें जो भी तनाई दिखाई दे उन सभी से निपटने की कोशिश ना करे, सिर्फ उन्हीं पे रिएक्ट करे जो तुम्हें मारने का इरादा रखते हो। अभी अपने शॉट से उन टेंटिकल को रोक रही होती है। मन में कहती मैंने ये शॉट तुम्हें खुश करने के लिए नहीं उठाई, अभी के लिए मुझे जिंदा रहना है। और डिसाइपल भी उन सारे टेंटिकल को रोक रही होती है। मन में कहती है उसके हमले इतने निराश क्यों होते हैं। जब मुझे पता चला कि वो इमोर्टल फ्लावर है तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन ये मुमकिन है। इमोर्टल लेडी उन सारे टेंटिकल को टुकड़े टुकड़े कर दी होती है। मन में कहती है मुझे उसके नॉर्मल हमले में ताकि इरादे के अलावा और कोई भी फीलिंग महसूस नहीं होती। भले उसने स्पिरिचुअल सेंस को हासिल कर लियो और जाग गयो, फिर वो एक ऐसी बच्ची की तरह जिसके पास सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है। मुझे लगा था कि ये बहुत ही मुश्किल और निराशाजनक हालात होगा, लेकिन ये इमोर्टल फ्लावर से एनर्जी हासिल करने का एक मौका भी बन सकता है। तो उसके नीचे से टेंटिकल निकलने लगता है, उन सभी पे अटैक हो जाता है, जिससे वो सभी रोकने लगते हैं। मन में कहते ये क्या, मुझे तो कोई भी हत्या करने का इरादा नहीं था। क्या हो सकता है कि उसने पहले ही सोचने समझने की एबिलिटी विकसित हासिल कर ली हो। फिर वो अपने रेड टेंटिकल को आगे की ओर भेजती है, जो डिसाइपल और चाव के पास पहुंच जाता है और कहता है जल्दी, इससे बचने का तो कोई रास्ता नहीं है। तभी वो टेंटिकल डिसाइपल की बॉडी के आर पार हो जाता है, इसे वो कराना शुरू कर देती है। जब वो दूसरी ओर देखती है तो चाव को जाके इमोर्टल लेडी बचा लेते हैं, जिसे वो कहती है मास्टर। उसके इस अटैक से वहाँ से जबरदस्त शॉक निकल रहे होते हैं और वहाँ का पानी बारिश के बूंद की तरह नीचे की ओर बरसने लगता है। चाव इमोर्टल लेडी को देखती है, इमोर्टल लेडी कहती है मेरी हाथ। चाव कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे बचाओगे। तुमने अपने डिसाइपल को पुराने जूते की तरफ फेंक दिया, एक सेट का हेड के रूप में तुम्हारा काम। इमोर्टल लेडी कहती है इमोर्टल के रास्ते के सामने एक छोटी सी बात पर इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो। मैं और भी ऊपर उठने के लिए हर कोशिश करूंगी। मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रही हूँ, तुम्हारे तरह नहीं जिसने अपनी जिंदगी से हार मान ली है। हवालन कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं, इस वजह से मैं एक कठपुतली बन गई हूँ जिसे आप अपनी मर्जी से चाहे जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं लेकिन अब मैं अलग हूँ। इमोर्टल कहते तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे वापस आओ। क्या तुम फिर से अपनी जिंदगी से हार मानकर मरने जा रहे हो। चाव कहते क्या आपने मुझसे पूछा कि मैं मरने वाली हूँ। और उसके बाल खुलने लगता। चाव कहती नहीं। व्हाइट ब्लड घोषणी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती जब मेरे पास लौटने के लिए जगह है तो मैं क्यों मरूं। और अपने आइस से अटैक करती है। एक पल के लिए इमोर्टल लेडी भी घबरा जाती है, तो फिर से अपने टेंटिकल से अटैक करती है। कहती ये सब उस बेवकूफी वाला फैसला का नतीजा है जो मैंने अतीत में लिया था। उन सभी टेंटिकल के टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है मुझे इस बाधा को पार करना ही होगा, मैं वापस जाऊंगी बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह जो जिंदगी और मौत के बीच की रेखा को पार करने के बाद मेरे पास लौट आए। उन सभी टेंटिकल को टुकड़े करते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है। उन सारे टेंटिकल के बीच से एक मैन टेंटिकल निकल के उस पर अटैक कर देता है, जिससे चाव के शॉट भी टुकड़े हो जाते हैं। इमोर्टल फिर से अटैक करती है, जिससे पानी के नीचे से काफी सारे टेंटिकल निकलते हैं जो जाके सीधे चाव के बॉडी में लगता है। चाव भी कराना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी किसी तरह सारे टेंटिकल के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जो काफी ज्यादा थक जाती है, नॉर्मल रूप में आ जाती है और हाफना शुरू कर देती है। कहती है मैं वापस जाऊंगी, लेकिन फ्लावर फिर से अपने मैन टेंटिकल से अटैक कर देती है, जो अटैक चाव की तरफ बढ़ रहा था। चाव कहती है मैं माउंटेन बैक लौटूंगी मेरे हस्बैंड के लिए, लेकिन फ्लावर दो टेंटिकल से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पे धमाके होता है। इमोर्टल लेडी कहती है नहीं। अभी चाव को आवाज नहीं लगता चाव चाव, और हम देखते हैं हमारा सनगुन वहाँ पे पहुंच जाता है, अच्छा टेलीपोर्ट करते हुए बचा लेता है। कहता चाव क्या तुम ठीक हो। इससे फ्लावर का ध्यान भी उस पे जाता है और सनगुन कहता मुझे चिंता थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे राहत मिला कि मुझे बहुत देर नहीं हुई।